गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 14 जुलाई पर पहुंच चुके हैं और आज के द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिलते हैं, इन दैट सिचुएशन जो पीडीएफ आपकी है इस महीने की, वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर करी जाएगी। सो ट्राई टू रीच 1000 लाइक्स सो दैट वो पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर वो आपसे शेयर करी जाए टेलीग्राम ग्रुप के अंदर विदाउट एनी कॉस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में जो टॉपिक्स हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं जो आपको आज डिस्कस करने को मिलेंगे यहाँ पर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं तिब्बत रीजन के बारे में। यहाँ पे काउंसिल जनरल इंडिया के अंदर पहले अपॉइंट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। राइट टू रिपेयर मूवमेंट रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में डिस्कशन करते हुए जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइटनिंग पोल्यूशन इंडेक्स एनजीटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहां पर आया है इसके बारे में भी जानेंगे। और फाइनली टाइगर कॉरिडोर जो है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर वेरियस जो लेवल्स हैं उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज आप एक बार लेवल के अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद जो है आप ज्वाइन बटन को यूज करके वेरियस जो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको है वो मिल जाएंगे। लेकिन ये रीड जरूर कर लीजिएगा। दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम जो नेटमोक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब के थ्रू, और जिसमें आपको मंथली बेसिस पे इसे सब्सक्राइब करना होता है। आई होप आप जो रिवीजन है वो अच्छे से कर रहे होंगे। इस तरीके के रिवीजन वीडियोस आपको शो हो रहे होंगे आपकी होम स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो सीरीज थी 1 मिनट 2 मिनट्स वीडियो की, वो आप ही के लिए शुरू करी गई थी, आप ही लोगों के द्वारा सजेस्ट करी गई थी, ताकि आपकी जो विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिविजन जो है वो अच्छे से हो सके। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद द कोटेशन। टाइम इज मोर वैल्यू देन मनी. You cannot get more money but you cannot get more time. You can get more money but you cannot get more time. So ये चीज यूपीएससी में भी एप्लीकेबल होती है। तो यहां पर कोशिश करिएगा जहां पर भी आप टाइम बचा सके टाइम को जरूर बचाने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आपके पास अगर आज के टाइम में कोई सबसे बड़ी एसेट है वो आपका टाइम है। और उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, देखिए मेयरली सेविंग द टाइम इज नॉट इनफ, क्योंकि आपने मान लीजिए कि ट्रैवलिंग पैदल करने की जगह आपने मेट्रो से ट्रैवल किया, हो सकता है आपके कुछ पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन जो आधा घंटा आपने बचाया, 15-20 मिनट आपने बचाए, क्या आप उस 15-20 मिनट का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो डिटरमिन करेगा कि क्या आपने यहां पे एक्चुअल में जो टाइम है उसको सेव किया या नहीं। तो अब अगले 1 साल के लिए जब तक आपका पूरा प्रोसेस पूरा नहीं होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन का, अपने टाइम को बहुत ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करिएगा। एक भी सेकंड अपना वेस्ट मत जाने दीजिएगा। चलिए जल्दी से टारगेट को सेट करें। आउट ऑफ 10 यहां पर आप कितना टारगेट करके चल रहे हैं। जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। 6 या 6 से ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर होता है देन आपको ऑफकोर्स दोबारा से तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं सभी के लिए चीज कहूंगा कि जब आप सेकंड टाइम देखते हैं तो रिवीजन जो है उसके साथ साथ अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज जो आपके नोट्स होते हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के नोट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो नोट्स है वो आपके खुद के बनाए गए नोट्स की बराबरी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि व्हेन यू मेक नोट्स, आप अपने हाथों से लिखते हैं, खुद टाइप करते हैं, अपना ब्रेन यूज करते हैं और उसके बाद नोट्स बनाते हैं, और वो कोई भी टॉपर जो है उस नोट्स को कंपेयर नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाना सीख जाते हैं, उससे अच्छे नोट्स आपके लिए नहीं हो सकते। और यहां पर ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अपने बनाए गए नोट्स जो होते हैं उससे बेहतर किसी टॉपर के नोट्स भी नहीं हो सकते। अगर आपको नोट्स बनाने की जो आर्ट है, जो डेफिनेटली धीरे धीरे आपको आ जाएगी कि क्या चीज नोट्स में लिखनी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए, वो अगर आप बना लेते हैं तो। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेट्स तिब्बत रीजन टच। तो तिब्बत रीजन जो है वो कौन कौन से भारतीय राज्यों को टच करता है, ये आपको बताना है। क्या उत्तराखंड को करता है, वेस्ट बंगाल को करता है, अरुणाचल को करता है, या लद्दाख को करता है। मैं आपको जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे शुरू कर देता हूं, आप इसको आंसर देने की कोशिश करेगा विद इन 10 सेकंड्स के अंदर। क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या, दलाई लामा जो है इनका बर्थडे जो था उसे सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन काफी सारे चाइनीज नेशनल्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट जो था वो यहां पर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दलाई लामा पूजे जाते हैं तिब्बत रीजन के अंदर, इसी वजह से तिब्बत रीजन और दलाई लामा दोनों ही न्यूज में थे। और अगर हम यहां पर आते हैं अपने मैप के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे अक्साई चीन वाला रीजन जो है, जो कि भारत का ही पार्ट है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे ये लद्दाख वाला रीजन जो है वो तिब्बत को कनेक्ट करता है, उत्तराखंड वाला बॉर्डर भी टच करता है, यहां तक आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, और ऊपर का जो रीजन है ये सिक्किम का रीजन है। ठीक है, तो सिक्किम यहाँ पर टच कर रहा है और ऊपर अरुणाचल टच कर रहा है। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर अगर वापस आएंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड जो है वो टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल टच नहीं कर रहा है, अरुणाचल और लद्दाख टच कर रहा है। तो 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। मैप को समझना जरूरी है। तिब्बत जो है वो
चाइना अपना पार्ट समझता है, इवन ताइवान को भी अपना पार्ट कहता है, लेकिन यहाँ पे चाइना जो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है उसके अगेंस्ट में जाते हुए अगर भारत को कभी भी, भारत के जेएनके को चाइना क्वेश्चन करता है या फिर इसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने की कोशिश करता है, इन दैट सिचुएशन हम तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस यूनिट मान सकते हैं, इवन ताइवान को भी एक सेपरेट कंट्री करके दिखा सकते हैं ताकि चाइना को उसी की लैंग्वेज के अंदर जवाब दिया जा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अपॉइंट काउंसिल जनरल इन इंडिया। अभी रिसेंटली भारत के अंदर एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री है जिसने पहले काउंसिल जनरल को अपॉइंट किया है, उस कंट्री का नाम आपसे पूछा है। 10 सेकंड्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो इस तरीके की फैक्चुअल चीजें आती हैं ये प्रीलिम्स में तो हेल्प करेंगी ही। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इंडिया और इस कंट्री के बीच में रिलेशन के बारे में 150 से 250 वर्ड्स में लिखिए, तो वहां पर आपको इस एक पॉइंट को भी जरूर लिखना पड़ेगा जो कि करंट अफेयर से आता है, जो कि वियतनाम के द्वारा भी यहां पर अपॉइंट किया गया। तो वियतनाम ने रिसेंटली अपॉइंट किया है ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ वियतनाम बेंगलोर के अंदर, ताकि ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एजुकेशन एंड इवन कल्चरल कॉपरेशन को भी इंप्रूव किया जा सके वियतनाम के अंदर और कर्नाटका के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? वियतनाम के द्वारा कर्नाटका के अंदर कल्चरल कॉपरेशन से लेकर टूरिज्म, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वियतनाम की लोकेशन जरूर देखिएगा, कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच हो रहा है। हनोई ऊपर दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट सिटी हो ची मिन सिटी नीचे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको लाओस जो है वो दिखाई दे रहा है, कंबोडिया भी नीचे है, थाईलैंड ऑन द वेस्टर्न साइड है, फिलीपींस आपके राइट साइड में दिखेगा, ऊपर चाइना है, एंड दिस इज द साउथ चाइना सी वाला एरिया जहां पर काफी सारे आइलैंड्स जो है वो कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, जिसमें वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया के आइलैंड्स भी हैं। उनके नाम भी आप मुझे चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट टू रिपेयर मूवमेंट अभी न्यूज में था। राइट टू रिपेयर मूवमेंट जो है वो किससे एसोसिएट करता है? क्या वो कंप्यूटर डिवाइस के रिपेयर से रिलेट करता है, किसी की रिस्पेक्ट को रिपेयर करने से रिलेट करता है, व्हीकल्स की रिपेयर को लेकर रिलेट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं? 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं, जल्दी से बताएं। रीसेंट ईयर्स के अंदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर जो यहाँ पे वेरियस कंट्रीज हैं, देश है, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि राइट टू रिपेयर लॉज जो है उनको लेकर आया जा सके। मूवमेंट जो है ट्रेस करता है, इसकी जो जड़ें हैं वो जाती है कंप्यूटर एरा के अंदर 1950 में, जो कि शुरू हो चुका था। ठीक है, और यहाँ पे गोल ऑफ द मूवमेंट इज टू गेट कंपनीज कि वो स्पेयर पार्ट्स बनाए, टूल्स बनाए, इंफॉर्मेशन दे कैसे चीजों को रिपेयर करना है, ताकि ई वेस्ट जो है, आजकल देखिए ई वेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, ध्यान रखिएगा। इवन जो हैजार्डस केमिकल होते हैं उसको भी रीजन माना जा रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान जाती है, और ई वेस्ट के अंदर भी ऐसे ही कुछ हैजार्डस केमिकल जो है वो पाए जाते हैं। तो यहां पर बात करी गई कि कंपनीज को स्पेयर पार्ट्स देने चाहिए, कंपनीज को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि कैसे चीजों को रिपेयर करना है, ताकि अगर कोई मोबाइल फोन खराब होता है उसको पूरा का पूरा फेंकने, या कोई कंप्यूटर खराब होता है उसको पूरा का पूरा फेंकने की बजाय हमारे पास स्पेयर पार्ट्स, टूल्स अवेलेबल हो, ये भी नॉलेज अवेलेबल हो कि हम इसको कैसे रिपेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर्स जो है राइट टू रिपेयर मांग रहे हैं, रिपेयर शॉप्स की बात कर रहे हैं, ताकि लाइफ स्पेन प्रोडक्ट्स का बढ़ सके। और यहाँ पर लैंडफिल्स जो हम यहाँ पे धीरे धीरे ई वेस्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन गया है, वो भी यहाँ पर कम करी जा सके। सो इट इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर डिवाइसेस। चलिए, राइट टू रिपेयर से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिसेंटली। तो चारों में से किसने अभी रिसेंटली रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है इसको लॉन्च किया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। फरवरी 2021 की बात करें तो आरबीआई ने प्रपोज किया था कि अलाउ किया जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो ओपन गिल्ट, मतलब अपने गिल्ट अकाउंट से उसको ओपन कर सके विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा आरबीआई। तो आरबीआई ने एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी है ताकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके अंदर डायरेक्टली जो है इन्वेस्ट किया जा सके। तो आंसर तो खैर यहाँ पे आपका भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा फरवरी 2021 के अंदर आरबीआई की तरफ प्रपोज किया गया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी गिल्ट अकाउंट जो है ओपन करने का प्रपोजल जो था वो रखा गया था, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, एफडीआई के बियॉन्ड उनको ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या फिर कहें कि कुछ लोग जो आपके एफडी आरडी के अंदर पैसा लगाते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग रिस्क भी लेना चाहते हैं, और वो कहां पैसा लगाते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगाते हैं, राइट? तो ये जो धीरे धीरे नॉलेज है वो बढ़ती जा रही है लोगों की, और लोगों की जो एपेटाइट है रिस्क को लेकर वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कोशिश करी जा रही है कि क्यों ना जीसैक के अंदर भी यहाँ पर
चीजों को और आसान बनाया जाए लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात होती है, हाउ मेनी ऑफ अस रियली नो कि उनके अंदर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। बॉन्ड्स की बात होती है तब भी लोगों को नॉलेज नहीं होती, लेकिन एफडी की बात करें, फिक्स डिपॉजिट की, या आरडी की बात करें, रेकरिंग डिपॉजिट की, म्यूचुअल फंड की बात करें, एसआईपी की बात करें, तो एवरीबडी नोज अबाउट इट, क्योंकि हजारों की तादाद में एप्स अवेलेबल है। इवन जो बैंक अकाउंट भी हमारा होता है, सेविंग अकाउंट, वहां पर भी इजीली ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। विद फ्यू क्लिक्स आप चाहें तो अपनी एफडी और आरडी को शुरू कर सकते हैं। विद फ्यू क्लिक्स आप चाहें तो पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, बॉन्ड्स की बात आती है, वहां पर ये सब चीजें मुश्किल होती हैं। इवन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की बात करी जाए तो वहां पर भी आपको पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद चीजें काफी आसान हो जाती है। तो प्रोसेस को जितना ईजी रखेंगे ना, मनी उतना ही ईजिली यहां पर फ्लो होने वाली है। जब हम रिटेल डायरेक्ट स्कीम की बात करते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में इसको यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। आरबीआई के द्वारा लाई गई है रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी, ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर पूछा गया है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका जीसेक के बारे में सही है। पहले स्टेटमेंट कहती है इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, हो सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इसके अंदर जो गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन होता है उसे एक्नॉलेज किया जाता है। 10 सेकेंड्स का टाइमर मैं आपको शुरू कर देता हूं, आप आंसर करिएगा इसके बारे में। मीनवाइल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में देता हूं। तो जी सेक में जी का मतलब है गवर्नमेंट, सेक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का, सेक क्या है, सिक्योरिटीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इट इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसे इशू कौन करता है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो वो इशू करती है। और ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ट्रेड करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको सेल परचेज किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन ओनली की वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर रहे हैं तो ए और डी को सबसे पहले एलिमिनेट करें, क्योंकि ए और डी दोनों में ही 2 आता है। और क्योंकि पहली स्टेटमेंट ठीक है, अब बी और सी में से पहली स्टेटमेंट किस में से, बी में है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर भी आपका बी हो जाएगा। इट मींस बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है कि यस, गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन को ये एक्नॉलेज करता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये जो सिक्योरिटीज होती हैं, दीज आर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, जिनकी ओरिजिनल मेच्योरिटी जो है वो 1 साल से कम होती है, जिसमें 91 दिन हो सकते हैं, 182 दिन हो सकते हैं, 364 दिन हो सकते हैं, या फिर ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, जिसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहा जाता है या डेटेड सिक्योरिटी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। सो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, आपकी शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपके क्या आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, जिसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 91 दिन, 182 या 364, अगर आप देखेंगे 1 साल से कम रहता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, वहां पे क्या क्या आता है, वहां पे आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। तो जब भी हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी बट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। या फिर यहां पे क्या आते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज आती है। जब भी ये शब्द यूज किए जाए, इट मींस हम जीसेक की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जीसेक की बात कर रहे हैं। और जहां पे ट्रेजरी बिल्स का मेंशन हो, मतलब हम जीसेक की बात कर रहे हैं लेकिन शॉर्ट टर्म जीसेक की बात कर रहे हैं। यहां पे जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ 364 दिन तक है, ये 365 दिन या इससे बड़ा होता है, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा की अगर टाइम पीरियड है, सो वो यहां पे सेकंड कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ओके, मैंने यहाँ पे शायद आपको आंसर जो है वो बता दिया है ना, राइट। चलिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले जो आपके 200 डेज की सीरीज है, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। अगर आप डे वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हैं या फिर 2022 के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए इसमें आप एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि विद इन द गिवन टाइम पीरियड आपकी तैयारी इजिली इसमें हो सकती है। अगर आप इस साल एग्जाम नहीं दे रहे और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जाएं, बिकॉज ये आपका फुल फ्लेजेड कोर्स है, जिसके अंदर आपकी बेसिक एनसीईआरटी से लेके जो स्टैंडर्ड बुक्स है, वो सभी एरियाज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं। अलोंग विद वीकली आपका जो मॉक टेस्ट होता है और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, वो भी इसके अंदर दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि आपसे लाइटनिंग को लेकर पूछ रहे हैं कि बताएं लाइटनिंग को लेकर कौन सी बात सही है। इंटर क्लाउड लाइटनिंग जो है, दे आर विजिबल एंड हार्मलेस। इंटर क्लाउड लाइटनिंग जो होती है वो विजिबल होती है और हार्मलेस होती है, दिखती भी है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग जो होती है वो भी विजिबल और हार्मलेस होती है, मे बी। चलिए, अजीब सी स्टेटमेंट्स है दोनों। 10 सेकंड्स का टाइम आपको दे देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि रिसेंटली बताया गया 30 पीपल जो है उनकी डेथ हो गई है एक लाइटनिंग के इंसिडेंट से। कंट्री के अंदर ये इंसिडेंट्स काफी सारी जगहों पर होते हैं और लाइटनिंग को बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर माना जाता है एक्सीडेंटल डेथ के अंदर, ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। जब भी नेचुरल कॉजेस की वजह से डेथ होती है, तो लाइटनिंग का उसके अंदर सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर हम ध्यान दें, यहां पर एक जगह लिखा है इंटर क्लाउड, मतलब इंटर मतलब क्या होता है, एक क्लाउड से
दूसरे क्लाउड के बीच में जो लाइटनिंग होती है। इंट्रा क्लाउड मतलब विद इन द क्लाउड, इंट्रा मतलब विद इन, तो एक क्लाउड जो है इसके बीच में ही जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब जो बिजली आपकी चमकती है, बिजली जो है वो आपको दिखाई देती है, और इंट्रा मतलब जो एक ही बादल के बीच में होती है। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस के अंदर लिखा है कि वो विजिबल होती है लेकिन हार्मलेस होती है। तो लगने को हमें लग सकता है कि यार दोनों सेम कैसे होगा, एक ना एक स्टेटमेंट तो दोनों में से गलत होनी चाहिए। इस वजह से मैंने आपको ये सिर्फ एक तरीके से जो यूपीएससी करता है आपको आपके डायरेक्शन से आपके कॉन्फिडेंस को चैलेंज करने के लिए, वो मैंने यहां पे किया। लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर जो लाइटनिंग होती है वो विजिबल होती है और वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। लगने को लग सकता है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि दोनों की डेफिनेशन जो वो सेम नहीं हो सकती, हो सकता है दोनों में से एक जो वो हार्मलेस ना हो या फिर यहां पे कहा जाए हार्मफुल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही केसेस के अंदर इट इज विजिबल एंड इट इज हार्मलेस। सी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली ये फिनोमिना देखे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई ये न्यूज में तो, और वैसे भी जब बिजली जमीन पे आती है तभी वो नुकसानदेह होती है क्योंकि वहां पर ही लोग जो है इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाते हैं इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जो कि पूछ रहा है पोल्यूशन इंडेक्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। तो पोल्यूशन इंडेक्स के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है पीआई जो होता है, पीआई ऑफ एनी इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ नंबर फ्रॉम 0 to 100। पीआई जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पोल्यूशन इंडेक्स का जो नंबर होता है वो 0 से 100 तक वेरी करता है। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीआई डिनोट्स द इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ पोल्यूशन। जब पीआई की वैल्यू बढ़ती है, मतलब अगर 90 की वैल्यू होगी इट मींस पोल्यूशन ज्यादा है, 10 की वैल्यू होगी तो पोल्यूशन कम है। देखिए इंडेक्स किसी भी तरीके से काम कर सकता है, कुछ जगह पे हम देखते हैं कम नंबर मतलब ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा नंबर मतलब कम प्रॉब्लम, या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है। सोच समझ के आंसर करिएगा। कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर जो हम पोल्यूशन के बेसिस पे करते हैं वो रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट के बेसिस पे करते हैं। टाइम पीरियड मैं यहां पे आपका शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के आंसर करिएगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको कि एसओपी कहा जाता है, ये बनाए गए, ये इशू करे गए ताकि एनवायरमेंटल वायलेशंस जो होती है उनको मैनेज किया जा सके। एसओपी इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसकी तरफ से जो ऑर्डर्स है वो यहां पे दिए जाते हैं। उसके बाद एसओपी जो है वो लेकर आया गया है, विच अर्लियर इन 2021 डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री टू पुट इन प्लेस पेनल्टीज एंड एसओपी फॉर ग्रीन वायलेशन। ठीक है, पीआई जो वैल्यू है 100 से 100 के बीच में वेरी करती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है पहली स्टेटमेंट आपकी। अगर पीआई वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है वो क्या पोल्यूशन को ज्यादा बताती है, तो यस 90 की जो वैल्यू होगी इट मींस पोल्यूशन ज्यादा है कंपेयर टू 10, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। आपको बताना था करेक्ट कौन सी नहीं है। अगर बात करें करेक्ट कौन सी नहीं है, तीनों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव is incorrect because all of the statements are correct, तो D will be the correct answer, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैंने वैसे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी एक यहां पर जो चार्ट है वो दिया है, तो उसको भी अच्छे से रखिएगा क्योंकि यहां पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एनजीटी को लेकर है, क्योंकि एनजीटी का जिक्र अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ किया था, तो उसी से रिलेटेड मुझे लगा कि एक एनजीटी का क्वेश्चन जो है वो भी होना चाहिए। पहले भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच अदर कंट्री हैज एनजीटी एज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी? क्या स्वीडन के अंदर या स्विट्जरलैंड के अंदर या फिनलैंड के अंदर ऐसी कोई बॉडी है? 10 सेकंड्स में आप आंसर करेगा। एनजीटी की बात करी जा रही है कि स्पेशली यही बॉडी जो है होनी चाहिए। देखिए विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, जब एनजीटी भारत के अंदर बनी, इंडिया जो था तीसरी ऐसी कंट्री बन गया था, किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, जहां पर इस तरीके की स्पेशलाइज्ड बॉडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इंडिया अपने आप में पहली डेवलपिंग कंट्री थी जिसके पास इस तरीके की बॉडी थी। तो एनजीटी जो है वो ना ही स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड में थी, पहले कहां पे थी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर थी और भारत के अंदर है। 3 जगहों पर अवेलेबल है, बाकी जगह पर अवेलेबल नहीं है। हो सकता है उनकी अपनी कोई अलग से बॉडीज होगी जो कि एनजीटी लाइक होगी, लेकिन यहां पर एनजीटी की बात करी जा रही थी, राइट? तो आंसर क्या होगा? अगेन नन ऑफ द अबव। ऐसी स्पेशलाइज्ड बॉडी सिर्फ 3 जगह पर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। ठीक है, एनजीटी का जो मैंडेट है वो ये है कि इसे जो एप्लीकेशन का डिस्पोजेबल होता है या जो डिस्पोजल होता है, ये जो अपील्स होती हैं उसे 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर फाइनल करना होता है। ठीक है, तो आंसर यहां पे फिलहाल डी है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके बेंचेस, प्रिंसिपल बेंच कहां पर है, अलग अलग बेंचेस कहां है, हमने बहुत बार डिस्कस किया इसको एमसीक्यूज के अंदर। चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि एनजीटी का प्रिंसिपल बेंच कहां पर है और इसके दूसरे बेंचेस जो हैं, जो रिमोट बेंचेस होते हैं, वो कहां पर लोकेट करते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में वैसे तो देखिए प्रिंसिपल बेंच तो यहां से ही आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है इसे अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। इसे कहां पर इनॉग्रेट किया है? सिक्किम में, अरुणाचल, उत्तराखंड
या फिर लद्दाख के अंदर। 10 सेकेंड्स का टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। ये जो गार्डन है ये बनाया गया अभी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देवबंद इन चक्राता डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एट ए हाइट ऑफ 9000 फीट। तो 9000 फीट की ऊंचाई पे इसे बनाया गया है और ये बनाया गया क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है कहां पर, चक्राता टाउन, देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। वैसे सिक्किम जो है इसको किस चीज के लिए जाना जाता है बताएं? सिक्किम को काफी फेमस स्टेट के तौर पे जाना जाता है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गार्डन जो है वो देवबंद में बनाया है, चक्राता डिस्ट्रिक्ट में 9000 फीट की ऊंचाई में। इस साइट को चूज किया गया क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल काफी कम है, मॉइस्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, विच आर वेरी मच कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ दी स्पीसीज। जो आपकी क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है यहाँ पे जो स्पीसीज को लेकर आया गया है उसके लिए ये ऊंचाई की जगह और मॉइस्ट कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्दर बात करी जाए, देवबंद जो है ये एक प्रिस्टीन मेजेस्टिक फॉरेस्ट है देवदार का, एंड ओक भी यहाँ पे मिलेगा, विच विल क्रिएट अ नेचुरल हैबिटेट फॉर क्रिप्टोगैमिक स्पीसीज। जो क्रिप्टोगैमिक स्पीसीज है तो उसके लिए देवदार जो होगा, ओक ट्रीज जो होंगे, ये काफी अच्छा एनवायरमेंट जो है इतनी ऊंचाई के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। तो आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैसे क्रिप्टोगैमिक और एक पर्टिकुलर डिफरेंस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स एंड आपको दूसरे दिए पेनेरोगैम्स, इनके बीच का जो डिफरेंस है एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे जो एक इन्फोग्राफिक है उसको ऐड कर दिया है, चाहे तो आप इसको जब पीडीएफ लेंगे वहां से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जब फाइनली जो मंथली पीडीएफ आती है वहां पर भी इसको दिया जाएगा, आप स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डेवलपिंग अ टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग 3 टाइगर रिजर्व। आज से कुछ दिन पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया गया था, दोबारा से न्यूज में था, लेकिन तब इसे अलग तरीके से पूछा गया था। आज इसे अलग तरीके से पूछा गया क्योंकि यूपीएससी किसी भी चीज को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। अगर आप इसका आंसर कर पाते हैं, इट मींस आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तभी आप इसका आंसर कर पाए, उस चीज को समझ पाए। नहीं आंसर कर पाए तो इट मींस आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या राजस्थान के द्वारा इसे कनेक्ट किया जा रहा है, यूपी के द्वारा, एमपी के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा? 10 सेकेंड्स का टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं। यू ट्राई टू गिव मी द आंसर, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलरली 3 टाइगर रिजर्व जो है, लास्ट में मुझे अच्छे से याद है, मैंने तीनों टाइगर रिजर्व के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो भी आपको बताया था। ये रीजन था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन जो थी तीनों टाइगर रिजर्व की एक डायग्राम बनाकर बताई थी। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे राजस्थान हो जाता है, वो क्या कर रही है, वो एक टाइगर कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें जो अभी रिसेंटली रामगढ़ टाइगर रिजर्व आया है उसको कनेक्ट किया जाएगा रांथमबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर, एमएचटीआर जिसे कहते हैं, इसके साथ। अगर आप चाहें तो मुझे इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम भी बता सकते हैं, बिकॉज आई रिमेंबर इट क्वाइट विविडली कि लास्ट टाइम जब हमने इस क्वेश्चन को किया था मैंने आपको यहीं पर इनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जो थे वो भी बताए थे। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि 100 में से 90% चीजें आपको बता दूं, 10% आपके खुद के एक्सप्लोरेशन के लिए रखूं, आपके रिकॉल के लिए रखूं, ताकि सारी चीजें अगर मैं आपको यहाँ पे सर्व कर दूंगा तो हो सकता है वो आप उतने अच्छे से इंटरनलाइज ना कर पाए। 90% मैं आपको बता देता हूँ, 10% छोड़ता हूं ताकि आपके अंदर का जो शर्लॉक होम्स है वो जाग सके और वो चीजों को ढूंढ सके। राइट, चलिए ध्यान रखिएगा, राजस्थान यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे अलग अलग रिजर्व्स और भी दिखाई देंगे। इनके अलावा ताल चपेर यहाँ पे है, सरिस्का है, भरतपुर नीचे दिखाई देगा, केवलदाव है, रणथंभौर ये तो हमारे न्यूज में ही था, राम सागर है, दारा है, कुंभलगढ़ है, गंजेर है, माउंट आबू है। ठीक है, चलिए जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं और फिर मैं आपको प्रीलिम्स का और मेंस का जो क्वेश्चन है वो देने वाला हूं। रिवीजन हमारी एक्टिव रिवीजन रहेगी। आप जानते हैं जब हम एक्टिव रिवीजन करते हैं क्वेश्चन को, आंसर को रिकॉल करने की आपकी कैपेबिलिटी 30% तक इंक्रीज हो जाती है। देखिए टाइम सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं, लेकिन आपका जो रिकॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये होता है पावर ऑफ रिवीजन, जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। रिवीजन को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। अगर आपके सामने 2 चीजें हैं ना, कि क्या मैं नई चीज पढ़ूं या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज पढ़ी है मैं उसको रिवाइज करूं, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि ओल्ड पढ़ी हुई चीज को रिवाइज करना ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये ब्रूस ली ने भी कहा है कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 1000 तरीके की किक्स आती है, मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसने एक पर्टिकुलर किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो यहां पर भी जितनी भी चीजें पढ़े उसे इतने अच्छे से पढ़ के जाए कि अगर वहां से क्वेश्चन आता है ना तो यूपीएससी कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, सो यहां पे किस किस से बॉर्डर टच हो रहा था, तिब्बत का, उत्तराखंड से टच हो रहा था, अरुणाचल से, लद्दाख से, और ऊपर जाएंगे तो यहां पर सिक्किम से जो बॉर्डर था वो टच हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था किसने काउंसिल जनरल को अभी कर्नाटका में अपॉइंट किया है, तो द कंट्रीज नेम इज वियतनाम, ताकि जो टूरिज्म से लेके आपके इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, प्रमोट रिलेशन है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हमने राइट टू रिपेयर के बारे में जाना था, किससे रिलेट करता है, यस ये आपके कंप्यूटर डिवाइसेस से रिलेट करता है, ताकि चीजों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो और नॉलेज अवेलेबल हो ताकि उनको रिपेयर किया जा सके, ना कि उसको थ्रू आउट फेंक देने से।
नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो था वो रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लेकर हुआ। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम में कौन लेकर आए? आरबीआई लेकर आए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर जो है उनको गिल्ट अकाउंट्स उनके ओपन अप किए जाए, ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो दो तरीके की होती हैं, आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो कि आपकी कितने कितने दिन के लिए होते हैं बताएं? यस, 91 डेज हो गया, 182 डेज, 364 डेज, वहां पर इन्वेस्ट कर सके, साथ ही साथ जो आपके लॉन्ग टर्म्स होते हैं वहां पर पैसे को लगाया जा सके, राइट। फिर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कशन किया था, क्या ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है? तो यस, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी होती हैं दे आर द ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही इसको इश्यू कर सकती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन जो है वो इसके अंदर एक्नॉलेज किया जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में भी ध्यान रखिएगा। 200 डेज 100 डेज की जो सीरीज है आप इसको एनरोल करा सकते हैं अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, हैपेजन मैनर की तैयारी करना एक अलग चीज होती है, लेकिन सिस्टमैटिक मैनर के अंदर तैयारी करना काफी जरूरी होता है, ताकि डेली बेसिस पे आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है वो आपके लिए एक शेड्यूल जो है वो बना हुआ होना चाहिए, जो कि आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज 200 डेज की सीरीज में मिल जाएगा, और इवन मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लाइटनिंग के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो लाइटनिंग, इंटर क्लाउड लाइटनिंग या इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, दोनों के अंदर ही दोनों ही लाइटनिंग विजिबल होती है, दिखाई देती है, लेकिन हार्मलेस होती है। ध्यान रखिएगा, जो जमीन पे लाइटिंग आती है वो आपके लिए नुकसानदेह होती है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन जो था पोल्यूशन इंडेक्स को लेकर हुआ था। नॉट करेक्ट पूछा था, तो यहां पे 0 to 100 के बीच में वेरी करता है क्या ये? आंसर इज यस। इसमें इंडस्ट्री को किस किस कलर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है वो मुझे बताइएगा। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीआई जो है वो क्या डिनोट करती है? इट डिनोट्स इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ पोल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, पोल्यूशन की जो डिग्री है वो इंक्रीज हो रही है, ये यहां पर चीज इसके द्वारा बताई जाती है। चलिए, इसके बाद पॉल्यूशन इंडेक्स के बाद हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन हुआ था वो क्वेश्चन नंबर 8 में एनजीटी को लेकर हुआ था। तो यहां पर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले एनजीटी थी और फिर इंडिया के अंदर आई, पहली डेवलपिंग कंट्री इंडिया बना जहां पर एनजीटी थी। इसके बेंचेस मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्रिप्टोग्रामिक गार्डन के बारे में, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसी। ध्यान रखिएगा कहां पर आया, ये देहरादून के अंदर आया है, 9000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, और यहाँ पे देवदार और ओक जो है वो फॉरेस्ट अवेलेबल है, और ये हेल्प करेंगे क्रिप्टोग्रामिक स्पीसीज को। ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोग्रामिक जो स्पीसीज है और एक डिफरेंस जो है उसको लेकर मैंने आपको यहाँ पे इंफोग्राफिक जो है वो भी दे दिया है। फाइनली डिस्कशन हुआ था कि कौन सा राज्य जो है 3 टाइगर रिजर्व को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें राजस्थान का नाम आया था, और यहाँ पे अलग अलग जो इसके अंदर टाइगर कॉरिडोर्स थे उसके अंदर रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो नया अभी डिक्लेयर किया गया, रानथंबोर एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो थे उनके नाम यहाँ पर शामिल थे। चलिए चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए मैं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दे देता हूं। उससे पहले जो संडे को या सैटरडे को दोनों ही दिन कई बार तो आपका मैराथन सेशंस होते हैं, उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। आप में से काफी सारे लोग करते हैं और मुझे अपने मार्क्स भी शेयर करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर शेयर करिएगा। चाहे तो मुझे टेलीग्राम करके भी अपने मार्क्स बता सकते हैं। चलिए, वैसे काफी इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। एमएचटीआर मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेट करता है? राज्य का नाम बताइएगा, और साथ ही साथ ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में उस राज्य के, ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये लोकेशन का पता होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बेसिस पर भी आप काफी सारे ईस्ट टू वेस्ट की लोकेशन या नॉर्थ टू साउथ की पूछेंगे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। चलिए, जो मेंस का क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूं। जो आपके मेंस के आंसर्स हैं वो मेंस ग्रुप में करिएगा, इंटरव्यू के आंसर्स इंटरव्यू ग्रुप में करिएगा। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। डू यू थिंक द रीसेंट मूव ऑफ आरबीआई कंसर्निंग रिटेल डायरेक्ट स्कीम वुड अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट? आपको लगता है जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है वो अभी इंट्रोड्यूस करी गई है आरबीआई के द्वारा, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? इसका आंसर मेंस और इंटरव्यू सेक्शन के अंदर जरूर करिएगा। दीज आर द डे वाइज सीरीज जो आपके पास अवेलेबल है, जिस भी साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2023 के लिए, 2022 के लिए या फिर 2021-22 के लिए, तो आप वेरियस सीरीज को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड चैनल जहां पर आपके हिस्ट्री के एनिमेशन वीडियोस हैं वो अभी प्रोवाइड किए गए हैं। आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली गिविंग द एचसीएस एग्जाम, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज वी आर प्लानिंग एन एचसीएस सीरीज, तो उसको लेकर भी जो काम है वो थोड़ा सा तेज किया जा सकता है, उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप जल्दी से मुझे बताएं कि यहाँ पर कितना आपने स्कोर किया है। 6 अच्छे से ज्यादा किया है, देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 किया है, देन यू विल बी इन द डेंजर जोन। लेकिन हाँ, सेकंड टाइम देखना मैंडेटरी है, और सेकंड टाइम में नोट्स बनाना और भी ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। तो नोट्स अपने जरूर बनाएगा अपनी लैंग्वेज के अंदर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।